This one, right? I couldn't get what you said. क्या बोला आपने? रोबोटिक सर्जरी के जो आपने सर्जरी की है उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी। जिस तरह से देखते हैं एक ऐतिहासिक जो बताया आपने। हाँ, ये एक शुरुआत है। देखो, 100 केस नई टेक्नोलॉजी में करना इतनी बड़ी बात नहीं है। इट इज अ बिगिनिंग। शुरुआत करी है हमने, और वो शुरुआत करी है 6 सर्जन्स ने। सो जो शुरुआत में डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ओवरकम करने में, ऑपरेशन का टाइम को कम करने में, और ये मतलब जरूरी है कि किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें थोड़ा थोड़ा हिचकिचा के ही काम चलता है। और 6 महीने में 100 करना बहुत बड़ी बात है, समझे ना? अब वो ग्रेजुअली जो जब टाइम कम होगा, ऑपरेशन टाइम कम होगा, तो नंबर बढ़ते जाएंगे, और जितने और बड़े बड़े केसेस हैं वो करने की कोशिश सब लोग करते रहेंगे। वो रोबो खड़े रहते जैसे आप नहीं, ऐसे है कि आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो सुना होगा, दूरबीन से करते हैं, मतलब छोटी छोटी ओपनिंग बनाते हैं, उसके अंदर फिर औजार जाते हैं पोर्ट के थ्रू, और फिर वो औजार को या आप हाथ से पकड़ सकते हैं, या वो औजार अभी इस मशीन ने पकड़े। ठीक है, अब जो मशीन ने औजार पकड़े हैं उनकी जो मूवमेंट, वो मूवमेंट आप कंट्रोल कर रहे हैं उसी ओटी में बैठ के एक कंसोल, समझे ना? पेशेंट आपको दिख रहा है, पर आप वो कंसोल में हैं, और कंसोल में आपके पास कंट्रोल्स हैं, और कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट आप सिलेक्ट करते हैं और किसको किस तरीके से मूव करते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। इसमें लेप्रोस्कोपी में और रोबोटिक में फर्क ये है, जो विजन है आपकी वो 3D में है, और वो उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी आपको बहुत आसानी से दिख जाती है, और जो कैमरा की मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में है। लेप्रोस्कोपी में कैमरा किसी और असिस्टेंट ने पकड़ा होता है, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी इधर उधर हो जाए तो वो मूव कर जाता है। आपकी विजन उसके कैमरे पे डिपेंडेंट है। आपको तो वैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो वो दिखाएगा वही दिखेगा। तो कैमरा आपके कंट्रोल में है, मशीन के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं, और एक बार आपने फिक्स कर दिया तो वो उसी जगह पे फिक्स रहता है, हिलता नहीं है, समझे आप? सो इसलिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसके अंदर कोई गलत स्टेप लेने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है, मतलब मॉर्बिडिटी कम हो जाती है। अगर आपने काटना कहीं और काट दिया कहीं और, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना, कहीं ब्लीडिंग होगी, कहीं इंटेस्टाइन में छेद होगा। तो ये सब करने की जो वो चांस है ना, ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आपने मेन सर्जरी बेसिकली जनरल सर्जन हैं, गॉल ब्लैडर और हर्निया सबसे कॉमन इनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शुरुआत में आप वही चीज शुरू करते हैं जो ज्यादा वॉल्यूम में आए और जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि आपका हाथ जो है स्टेडी हो जाए, आपको थोड़ी उसके अंदर एक्सपीरियंस आ जाए, सो दैट आपके उसके बाद में फिर आप और कॉम्प्लिकेटेड केसेस ले सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, वो किडनी पे काम करते हैं, पार्ट ऑफ द किडनी निकालना उसके अंदर, उसमें काफी फायदा रहता है, बिकॉज उसकी विजन ज्यादा अच्छी है, और वो पार्ट किडनी का पार्ट इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको निकाल सकते हैं। या जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ऐसी जगह पे पड़ा है जहां पे हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेप्रोस्कोप से काम करना बहुत मुश्किल है, डेप्थ में होता है वो डेप्थ में ऐसी चीज हो, तो उसके लिए बेसिकली रोबो उस चीज के लिए बनाया गया था, प्रोस्टेट के कैंसर को निकालने के लिए और उसका नया रास्ता बनाने के लिए। एसेंशियली पहली चीज रोबो से यही की गई थी, तो वो भी कर रहे हैं हमारे दोनों यूरोलॉजिस्ट मेरे साइड में बैठे। तो सर आपने ये भी कहा भविष्य जो जैसे आप देखते हो सब चीजों के लिए, वैसे ही हम भी देखते हैं कि भविष्य अच्छा होना चाहिए, और उसमें कोशिश यही करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, भविष्य आज से ग्रेजुअली बेटर होता ही चला जाएगा। तो ये वो टेक्नोलॉजी को लोग अडेप्ट करते हैं ना, कि पहले से कुछ बेटर हो,
मतलब जल्दी रिकवरी इसमें रोबोटिक से जल्दी रिकवरी। जी, बिकॉज आपकी जो ओपनिंग्स है ना वो छोटी छोटी हैं और आपके जो मूवमेंट्स है वो कंट्रोल हैं। आप इतना बड़ा इंसिजन नहीं देते, तो जब इतना बड़ा इंसिजन नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। जब दर्द नहीं होगा तो पेशेंट उठ के चल सकेगा, बाथरूम तक जल्दी जा सकेगा, खाना पीना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इतना, यही तो इसकी फायदे हैं। डॉक्टर साहब पुराने मेथड कॉस्ट इफेक्टिवनेस को आपने ऐसे देखना है कि सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं होती, ड्यूरेशन जो आपका पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी कॉस्ट भी है, तो उसमें ऑफसेट होता है कुछ। डेफिनेटली अब नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट तो वो ज्यादा होगी ही होगी, पर वो इफेक्टिवनेस, उसकी जो मॉर्बिडिटी बोलते हैं जिसको ना, जो तकलीफ होती है ऑपरेशन के बाद, वो क्योंकि कम हो जाती है और आपका हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है, तो आपका वुंड है नहीं, तो वुंड में इन्फेक्शन होने का स्कोप ही नहीं है ना, तो ये सब चीजें कम हो जाती हैं, तो ये थोड़ा ऑफसेट जरूर हो जाता है। कितने दिन में रिकवरी हो जाती है डॉक्टर साहब ये तो अप्रॉक्सीमेटली? डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन किया। सर जैसा आपने बताया काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ओवर द प्रीवियस जो हम पहले सर्जरीज करते थे, और जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं। पेन जो एक सिंगल चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही है वो ये है कि पेन बहुत कम है। मतलब कई पेशेंट्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ उस दिन रात को पेन किलर लगवाने से मना कर दिया कि मेरे को कोई पेन नहीं है तो मैं क्यों दवाइयाँ लूँ। तो द रिजल्ट्स आर गुड। और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें एज ए सर्जन रहता है, जैसे हम हर्निया रिपेयर करते हैं, तो जो हर्निया रिपेयर के जो हम डिफेक्ट होता है उसको जो हम क्लोज करते हैं वो रोबोटिक सर्जरी से बहुत अच्छा क्लोज होता है। तो वो एक छोटे से इंसिजन के थ्रू, नहीं तो आपको उसके लिए पूरा पेट खोल के करना पड़ता है, वो डिफेक्ट क्लोजर बहुत अच्छा होता है। तो सर एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, क्योंकि ये रोबोटिक सर्जरी है तो मशीन, कभी गड़बड़ी के भी चांस रहते हैं, तो उसको कैसे कवर किया जाएगा या नहीं, क्या बैकअप रहता है? हाँ, गड़बड़ी के ना इनके अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं मेकर्स के। तो जैसे आपने अगर ऑफ करके ऑन किया मशीन को, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे अंदर पड़े हैं वो वहीं पे ही रहेंगे। आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, जब ऑन किया तो वो वहीं रहते हैं, वो हिलते नहीं। तो जो सेफ्टी पैरामीटर्स कम्स फर्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीजें होती हैं। तो अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ मैकेनिज्म। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से हमने अभी 100 सक्सेसफुल रोबोटिक सर्जरी की है ऑलकेमिस्ट ग्रुप में, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका लॉन्च के बाद से कितना टाइम हुआ है, इन व्हाट टाइम ऑफ स्पैन वी हैव अचीव्ड दिस? ये 100 सर्जरीज ओवर लास्ट 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट की है। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, बट जस्ट क्योंकि कल ही परसों ही एम्स रायपुर में भी 100 रोबोटिक सर्जरी हुआ 4 मंथ्स के स्पैन में दे हैव अकम्प्लिश्ड। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक लॉकी है सेंट्रल इंडिया में जिसने इतने अच्छा मार्क अचीव किया है। तो अगर हमने किया तो हमने कितने मंथ्स में किया? मोरओवर इसमें एक बड़ा जो देखिए, आप अपनी स्टेटमेंट से खुद ही देखिए कि जो कीर्तिमान एक सेंट्रली एडेड, मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स किनको माना जाता है? माना नहीं जाता। कौन से हैं? वो सारे एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जो कीर्तिमान एक सेंटर की ग्रांट से और एक रीजन के उसमें, मतलब एम्स आपने रायपुर एम्स रायपुर यानी कि वेस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का वो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाएगा। तो उन्होंने जो कीर्तिमान किया वही कीर्तिमान हमने यहाँ पे अचीव। इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट जो है कनेक्टिविटी मार्केट को लेकर भी है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट आपको ज्यादा प्रिसीजन के साथ चाहिए। डॉक्टर्स को आपने बता दिया कि वो तो कर ही रहे हैं इसमें अब मॉनिटर के थ्रू, लेकिन जो रोबोटिक सर्जरी के एक अलग स्पेसिफाइड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अलग भी होते इक्विपमेंट्स हैं, तो उसकी मार्केट जो है वो उतनी ज्यादा भी नहीं बनी है। तो ऐसे में ये सब कुछ अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। जो रोबोटिक सिस्टम बनाते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के होते हैं। ऐसा दे आर नॉट अवेलेबल इन ओपन मार्केट। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह नहीं है कि कोई हॉस्पिटल जाए और उसमें वो हो। हर चीज बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है और ये कोई 1 साल या 6 महीनों का नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इसको पूरे 25 साल से ऊपर का समय लगा है। ये चीजें पिछली शताब्दी में शुरू हुई थी अमेरिका में,
और ओवर द ईयर्स सारी ये अच्छे से इस्टेब्लिश हुई। सबसे पहले कोई भी मेडिकल सिस्टम में, चाहे वो कोई दवाई है, कोई सर्जरी है, जब भी वो आती है तो पहले उसका जो है सेफ्टी कंसर्न देखा जाता है। एक जनरल अगर हम बात की जाए तो वो किसी के अंदाजे या किसी के कहे सुने पे वो अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले उसके सेफ्टी पैरामीटर्स, देयर स्टडीज फेज 1, फेज 2, फेज 3, देन प्री क्लिनिकल, देन क्लिनिकल, ऐसे फेजेस होते हैं। तो पहले उनकी सेफ्टी एस्टेब्लिश की जाती है, उसके बाद ही वो क्लिनिकल यूज में आते हैं। तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड मोडेलिटी है। जो इसमें भी अगर हम कहें कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडिकल रोबोटिक्स पे काम किया है वो है इंट्यूटिव सर्जिकल दा विंची, और वही सिस्टम हमारे पास है जो इसके पायनियर्स हैं, है ना। तो जब उनका पेटेंट खत्म हुआ उसके और अल्टरनेटिव्स दुनिया में आए हैं, बट जो लेटेस्ट और जो मोस्ट एडवांस सिस्टम है वही सिस्टम हमारे पास है। इंस्ट्रूमेंट्स उनके अपने ही होते हैं, वो ऐसे ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। जैसे सर्जरी के हिसाब से उनको जो भी रिक्वायरमेंट दी जाती है वो वेल इन एडवांस विद इन 24 आवर्स हमें शिपमेंट से आते हैं।